नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 प्रकाश संश्लेषण में भाग 7 तक पढ़ लिया था। अब आते हैं उसके आगे के टॉपिक्स भाग 8 के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो कि होगा प्रकाश शोषण यानी फोटो रेस्पायरेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक इस अध्याय का, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 7 में क्वेश्चंस किए गए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए थे और उम्मीद है कि आपको उन सबके आंसर्स आए होंगे और आपने लिखा होगा। तो उसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपसे किया गया था कि अप्रकाशीय अभिक्रिया को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन को रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया या जैव संश्लेषी प्रावस्था या ब्लैक मैन अभिक्रिया या प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया या PCR चक्र कहते हैं। यानी इसके कुल 5-6 नाम हैं। दूसरा क्वेश्चन किया गया था आपसे, केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए किस शैवाल को चुना था। तो इसका आंसर होगा केल्विन ने प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन के लिए क्लोरेला नामक शैवाल को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के यौगिकीकरण में पहला उत्पाद क्या बनता है। तो C3 पौधों में CO2 के यौगिकीकरण से पहला उत्पाद क्या बनता था, 3PGA यानी 3 कार्बन वाला फास्फोग्लाइसरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के यौगिकीकरण में प्रथम उत्पाद क्या बनता है। तो इसका आंसर होगा 4 कार्बन अणु वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि C3 चक्र में कार्बन का प्राथमिक ग्राही अणु कौन सा होता है। तो प्राथमिक कार्बन ग्राही अणु होता है C3 पौधों में RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि C3 चक्र में CO2 का या कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में C3 चक्र में कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया किस एंजाइम की उपस्थिति में होती है। तो कार्बोक्सिलेशन किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, रुबिस्को यानी RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्योंकि इसमें 2 प्रॉपर्टी होती है, एक कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और दूसरा ऑक्सीजनेशन भी करता है, इसलिए इसे हम रुबिस्को कहते हैं, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण के कार्बोक्सिलीकरण में कितने PGA अणु का निर्माण होता है। तो कार्बोक्सिलेशन में कुल 2 PGA अणु का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले प्रोटीन या एंजाइम का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और चूंकि एंजाइम है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन भी रुबिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि प्रत्येक C3 चक्र में एक CO2 अणु के यौगिकीकरण के लिए कितने ATP और कितने NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। तो मैंने बताया था कि एक C3 चक्र कंप्लीट होने के लिए 3 ATP अणुओं की और 2 NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। इसमें से 2 ATP कार्बोक्सिलेशन के दौरान यूज होता है और एक ATP अणु RUBP के पुनर्गठन के लिए यानी रीजनरेशन के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए कितने C3 चक्रों की आवश्यकता होती है, कितने CO2 अणु की आवश्यकता होती है, कितने ATP अणु की आवश्यकता होती है, कितने NADPH के अणुओं की आवश्यकता होती है। तो एक ग्लूकोज का निर्माण कुल 6 C3 चक्रों के दौरान होता है और इसमें कुल 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगते हैं, इसमें 18 ATP अणु लगता है और 12 NADPH अणु का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि RUBP के पुनर्गठन के लिए यानी पुनरुद्भवन के लिए रीजनरेशन ऑफ RUBP के पुनर्गठन के लिए कितने ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। तो RUBP के पुनर्गठन के लिए सिर्फ एक ATP अणु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था C4 से रिलेटेड, C4 पौधों में प्राथमिक कार्बन ग्राही अणु कौन सा होता है, यानी प्रथम कार्बन ग्राही अणु C4 पौधों में कौन होता है। तो C4 पौधों में प्रथम कार्बन ग्राही अणु होता है PEP यानी फास्फोइनोल पाइरुवेट। वहीं C3 पौधों में प्रथम कार्बन ग्राही अणु कौन सा होता है। ये सब आपको एकदम मिक्स करके पढ़ना होगा, C3 C4 को रेगुलेट करके। C3 में RUBP, C4 में PEP, तो ये सब आप एकदम याद कर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रेंज एनाटॉमी किन पौधों में पाई जाती है। तो क्रेंज एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पौधों में पाई जाती है, C4 पौधों में पाई जाती है। यानी मुख्य रूप से C4 पौधे कौन से होते हैं, एक बीजपत्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि C4 पथ में केल्विन चक्र किस कोशिका में होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि C4 पौधे 2 कोशिकाओं में होता है, एक होता है मीजोफिल सेल यानी पर्णमध्योतक कोशिका और दूसरा बंडल शीथ सेल यानी पूलाच्छद कोशिका। तो इसमें से C3 चक्र किस में होता है, ऑफकोर्स पूलाच्छद कोशिका में। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में जब 4 कार्बन अणु
या 4 कार्बनिक अम्ल वाला अणु जब पुलाच्छद कोशिका में जाता है तो उसका विघटन होता है, तो CO2 मुक्त होती है, और उसी CO2 का प्रयोग C3 चक्र में होता है, जो कि पुलाच्छद कोशिका नहीं बंडल सी सेल में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि C4 चक्र मुख्य रूप से किन पौधों में होता है? तो C4 चक्र मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधों में होता है, लेकिन कुछ द्विबीजपत्री पौधे भी हैं, जैसे एमरैंथस। एक बीजपत्री कौन कौन से? गन्ने में होता है, मक्के में होता है, घास में होता है, ठीक है, इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि C4 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग होता है? तो C4 पौधों में कार्बन यौगिकीकरण के दौरान उपयोग होने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि कैम चक्र किन कुल के पौधों में पाया जाता है? तो कैम चक्र क्रसुलेशी फैमिली यानी क्रसुलेशी कुल के पौधों में पाया जाता है। बस इतने क्वेश्चंस बताए गए थे, पूछे गए थे, जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं भाग 8 के टॉपिक पर, जो कि है प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन। आइए देखते हैं कि प्रकाश श्वसन में क्या होता है और किन पौधों में यह क्रिया होती है। प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाश श्वसन सिर्फ और सिर्फ C3 पौधों में होता है, C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता, याद रखेंगे। किस में होता है? C3 पौधों में। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। किस में होता है? C3 पौधों में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये ही है कि प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया किस में होती है? C3 पौधों में। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि प्रकाश श्वसन एक निरर्थक प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी यूज नहीं होता, निरर्थक प्रक्रिया है, और उल्टा ATP खा लेता है और ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है। अभी तक अब ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से निरर्थक है, क्योंकि जब तक उन चीज़ को प्रयोग मतलब ढूंढा ना गया हो, बहुत अध्ययन किया गया, लेकिन प्रकाश श्वसन का क्या महत्व है पौधों में अभी तक किसी वैज्ञानिक ने इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। माना यही जाता है कि एक निरर्थक प्रक्रिया है। अब होता क्या है प्रकाश श्वसन में? जो C3 पौधे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि C3 पौधों में जब CO2 का यौगिकीकरण होता है, CO2 यौगिकीकरण जब होता है तो इस दौरान एक एंजाइम वर्क करता है, उसका नाम है रुबिस्को। होता क्या था? RUBP था। सबसे पहले ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, और क्या बनाता था? 3PGA के 2 अणु, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी क्रिया कर सकता है और ऑक्सीजन से भी क्रिया कर सकता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं रुबिस्को, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, यानी ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है और ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। तो रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिएक्ट कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अगर आप देखें, रुबिस्को सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से ही बंधित होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की अपेक्षा रुबिस्को एंजाइम किससे रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है, और आप जानते ही हैं वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है। तो होता क्या है कि C3 पौधों में कुछ रुबिस्को एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का साथ देते हैं, और यहाँ पर जो RUBP है वो क्या करता है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाता है फास्फेट ग्लिसरेट का एक अणु और फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो यौगिकीकरण है वो रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होता है, ठीक है, 3PGA बनता है। तो अब इसका प्रयोग आगे होगा और ग्लूकोज का निर्माण होगा। लेकिन रुबिस्को एंजाइम की ऐसी प्रकृति है कि वो CO2 से भी रिएक्ट करता है, O2 का भी साथ देता है, लेकिन ज़्यादातर उसकी प्रवृत्ति होती है कि CO2 का साथ दे। लेकिन अगर इनमें से कॉन्सेंट्रेशन
ऑक्सीजन का ज़्यादा है तो कुछ रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन का साथ देते हैं और इसमें RuBpO2 के साथ रिएक्ट करता है और इससे बनता है फास्फेट ग्लिसरेट का एक अणु और फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु। इसी प्रक्रिया को प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में कि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो उसमें फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट के अणु बनते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का ATP का निर्माण नहीं होता, किसी भी प्रकार का NADPH का निर्माण नहीं होता, तो क्या है, वेस्ट ही तो है। उल्टा ये ATP का प्रयोग कर लेते हैं, ATP प्रयोग करते हैं, CO2 भी निकलती है, तो बताइए वेस्ट ही तो है। यानी प्रकाश श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ATP का निर्माण नहीं होता, NADPH का निर्माण नहीं होता, उल्टा ATP का प्रयोग होता है, तो ये वेस्ट प्रोसेस है। अब C4 पौधों में प्रकाश श्वसन बहुत बड़ी गलती मुंह से निकल गई, प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश श्वसन। C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होती। इसका रीजन ये होता है कि ये जब पुलाक्षद कोशिका में जब कार्बन डाइऑक्साइड का चार कार्बन वाले ऑर्गेनिक एसिड का जब विघटन पुलाक्षद कोशिका यानी बंडल सी सेल में होता है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता रहता है, जिससे पुलाक्षद कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होती है। तब इसी कारण रुबिस्को वहां पर ऑक्सीजनेज की प्रक्रिया कर ही नहीं पाता, वो सिर्फ कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया करता है और यही कारण है कि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती। अब आप खुद सोचिए कि C3 पौधे में रुबिस्को एंजाइम अगर सिर्फ CO2 के साथ ही रिएक्ट करता तो वहां पर भी उत्पादकता बढ़ती, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण और ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इसीलिए C3 पौधों की उत्पादकता कम होती है कंपेयर टू C4 प्लांट। C4 पौधों में चूंकि प्रकाश श्वसन जैसी निरर्थक प्रक्रिया नहीं होती, इसीलिए सारा का सारा रुबिस्को C4 पौधों में ग्लूकोज के निर्माण में ही लगा रहता है, इसीलिए C4 पौधों में उत्पादकता अधिक होती है। ये चीज़ आपको बताया था पिछली वीडियो में कि C4 पौधों में उत्पादकता C3 के अगर आप कंपेयर में देखें तो अधिक होती है। ठीक है, बस यही है प्रकाश श्वसन। जाना आपने कि प्रकाश श्वसन क्या होता है। प्रकाश श्वसन सिर्फ C3 पौधों में होता है, C4 पौधों में नहीं होता। C3 पौधों में क्या होता है, रुबिस्को कुछ ऑक्सीजन का साथ देती हैं और जिससे RuBp ऑक्सीजन के साथ मिलकर फास्फेट ग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट के अणु बनाते हैं और इसमें किसी भी प्रकार के NADPH और ATP का निर्माण नहीं होता और उल्टा ATP का प्रयोग होता है, CO2 भी निकल जाती है, जिससे माना जाता है कि प्रकाश श्वसन एक निरर्थक प्रक्रिया है। वहीं C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नामक कोई प्रक्रिया नहीं होती, जिसके कारण उनमें उत्पादकता अधिक होती है। बस हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रकाश श्वसन, फोटो इंस्पायरेशन, और इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे C3 चक्र में RuBp कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपक्रिया करके 3PGA के 2 अणु बनाते हैं। यह अपक्रिया रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होता है, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में होता है। देखेंगे रुबिस्को एंजाइम विश्व में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है तथा इसका एक गुण है कि रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों से बंधित हो सकता है, इसलिए इसे रुबिस्को कहते हैं। जब CO2 और O2 का अनुपात समान होता है तब रुबिस्को का बंधन क्षमता O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक होती है। रुबिस्को से O2 या CO2 इनमें से कौन आबद्ध होगा यह इन दोनों के सांद्रता पर निर्भर करता है। अगले लाइन से लिखेंगे C3 पौधों में कुछ रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बंद हो जाते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ पर RuBp कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजित होने के जगह ऑक्सीजन के साथ संयोजित हो जाते हैं, जिससे एक फास्फोग्लिसरेट और एक फास्फोग्लाइकेट अणु का निर्माण होता है, जिसे प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रकाश श्वसन पथ में शर्करा या ATP या NADPH का निर्माण नहीं होता, बल्कि ATP के उपयोग के साथ CO2 भी निकलती है। आगे लिखेंगे प्रकाश श्वसन के जैविक कार्य के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है, माना यह जाता है कि यह एक निरर्थक प्रक्रिया है। आगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम के कार्यस्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब पर्ण मध्योतक कोशिका यानी मेसोफिल सेल से C4 कार्बनिक अम्ल पुलाक्षद कोशिका में आकर टूटकर CO2 मुक्त करता है, जिसके परिणाम स्वरूप CO2 की
अंतर कोशिकीय सांद्रता बढ़ जाती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाती है कि रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज की तरह कार्य करे, ऑक्सीजनेज की क्रिया इसकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट लाइन से स्टार बना के लिखेंगे कि C4 पौधों में प्रकाश शोषण क्रिया नहीं होती, यही कारण है कि इनकी उत्पादकता अधिक होती है। बस ये था आपका प्रकाश शोषण। अब इसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए अब आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ये इस अध्याय का आखिरी टॉपिक होगा और उसके बाद यह अध्याय पूरी तरीके से आपका समाप्त। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। तापमान, नमी, क्लोरोफिल की संख्या, प्रकाश, CO2 की उपलब्धता, बहुत सारे कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। इन सब को पढ़ने से पहले हम ब्लैकमैन द्वारा प्रतिपादित एक नियम जिसका नाम है सीमाकारी कारकों का नियम, इसे हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैकमैन के द्वारा प्रतिपादित सीमाकारी कारक का नियम, पहले हम इसे समझेंगे कि ये नियम क्या कहता है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो आता है आपका सीमाकारी कारकों का नियम। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सीमाकारी कारक का प्रभाव या नियम क्या है? तो अगर हम प्रीवियस में जाएं तो माना जाता था कि 1905 से पूर्व यह माना जाता था कि प्रकाश संश्लेषण किसी एक कारक पर निर्भर करता था। यानी प्रकाश संश्लेषण किसी एक कारक जैसे CO2 की उस मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती थी, उस मात्रा को निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट मानते थे। आइए हम देखते हैं सन 1905 से पूर्व क्या माना जाता था। ये हो गया फोटोसिंथेसिस और ये हो गया लिमिटिंग फैक्टर। सन 1905 से पूर्व माना जाता था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसी एक कारक जैसे CO2 के उस मात्रा पर जिस मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है, यहीं से तो हुई प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत, तो जिस मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है उसे हम मिनिमम पॉइंट यानी निम्नतम बिंदु कहते हैं। इसे हम निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट कहते हैं। ठीक है। और ये लिमिटिंग कारक हम किसका बना रहे हैं? CO2 का बता रहे हैं कि CO2 की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है उसका निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट कहता है। और जिस मात्रा पर CO2 की उस मात्रा पर जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिकतम हो, उच्चतम हो, प्रकाश संश्लेषण उच्चतम हो, तब उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को हम अनुकूलतम ऐसे कह सकते हैं, अनुकूलन बिंदु यानी ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। ये माना जाता था 1905 से पहले। और CO2 की वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाए, यानी अब इससे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड दे भी दो तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, इस बिंदु को हम उच्चतम बिंदु
यानी मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। लेकिन बहुत सारे कारक एक दूसरे से रिलेटेड होकर प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। यही बताता है सीमाकारी कारक का नियम, जो इसके बाद आया था। 1905 से पहले माना जाता था कि कोई एक कारक है, वो जिस मात्रा पर दिया जाता है, अगर उसी मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाती है तो उसे निम्नतम बिंदु कहते हैं। और अगर मान लो कि CO2 है, इसमें हमने 1 मिलीग्राम दिया CO2, तो 1 मिलीग्राम पर ये शुरू हो गया प्रकाश संश्लेषण। अब मान लो CO2 को हम 5 मिलीग्राम दे दिए, तो CO2 बहुत अधिक, CO2 5 मिलीग्राम दिए तो इससे प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है। लेकिन अब अगर हम इसे 6 mg, 7 mg या हम 10 mg दे दें, तो 10 mg पर मान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है। यानी अब चाहे जितना CO2 दो, प्रकाश संश्लेषण अब नहीं होगा। तो ऐसा माना जाता था 1905 से पहले कि हर एक कारक का एक अपना पॉइंट होता है, जिस पर शुरू होता है प्रकाश संश्लेषण, वो उसकी निम्नतम बिंदु कहलाती है। जिस पर प्रकाश संश्लेषण बहुत उच्चतम होता है उसे अनुकूलन बिंदु कहते हैं, और जिस पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है वही उस कारक का उच्चतम बिंदु कहलाता है। बाद में फिर एक नियम आया, लीबिग ने नियम दिया, जिसे निम्नतम नियम कहते हैं। लीबिग ने इसके बाद नियम दिया निम्नतम नियम, यानी लॉ ऑफ मिनिमम। इनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर किसी भी एक कारक की उपलब्धता कम हो जाने पर प्रभावित होती है। इनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर किसी भी एक कारक की उपलब्धता कम हो जाने पर प्रभावित होती है। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पर जैसे बताया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण प्रकाश संश्लेषण प्रभावित हो रहा है। लेकिन लीबिग ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसी भी एक कारक, जैसे प्रकाश, अगर प्रकाश नहीं पड़ रहा है पत्ती पर तो भी प्रभावित होगा प्रकाश संश्लेषण। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो भी प्रभावित होगा प्रकाश संश्लेषण। पर्लहरिम की संख्या कम है तो भी प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। यानी यहाँ पर किसी एक बिंदु का, एक कारक का एक मान दिया गया था। यहाँ पर लीबिग कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसी भी एक कारक की उपलब्धता अगर कम हुई तो वो प्रभावित होगा। लेकिन 1905 से पहले माना जाता था कि CO2 के कारण ऐसा होता है। फिर लीबिग ने कहा नहीं, सिर्फ CO2 नहीं, CO2 के अलावा भी प्रकाश भी इसको प्रभावित करता है और पर्लहरिम की संख्या भी प्रभावित करता है, और भी फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। बाद में ब्लैकमैन ने, ये सब हम मिटा देते हैं, अभी फिर से बना देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। बाद में ब्लैकमैन ने सीमाकारी कारक दिया, लेकिन ब्लैकमैन ने इसी नियम को अपना आधार बनाया, लीबिग के नियम को अपना आधार बनाया। 1905 से पहले यह माना जाता है कि किसी एक कारक जैसे CO2 की मात्रा पर निर्भर करता प्रकाश संश्लेषण। लीबिग ने बताया नहीं, कोई एक कारक है जिसकी अगर कमी हुई तो भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होता है। ब्लैकमैन ने कहा चलो देखते हैं कि क्या ये सही है। तो उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने ऐसा माना कि 1 मिलीग्राम, उन्होंने ऐसा माना कि 1 यूनिट प्रकाश अगर दिया जाए पौधों को, 1 यूनिट प्रकाश अगर हम पौधों को देते हैं तो 1 यूनिट प्रकाश मैक्सिमम 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करता है। मैक्सिमम अगर हम किसी पौधे को 1 यूनिट प्रकाश दें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण कर सकता है? 5 मिलीग्राम का, ऐसा उन्होंने माना। ये ग्राफ आपका हम दिखा देते हैं, प्रकाश यूनिट, और ये वाला दर्शाता है CO2 की मात्रा, ठीक है, मिलीग्राम में।
अब ध्यान से समझिएगा, ये सीमाकारी कारक है। ब्लैकमैन ने यह मानकर कि 1 यूनिट प्रकाश में पौधे 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण करते हैं, तो इसको सबसे पहले 1 यूनिट प्रकाश दिया गया, 1 यूनिट प्रकाश दिया गया, और साथ में इसे पहले 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया। तो 1 यूनिट प्रकाश जब दिया गया पौधे को, तो 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, तो इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू होती है। ठीक है, यह है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की शुरू हुई और प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ तक था वहाँ तक। ठीक है, अब इससे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सिर्फ 1 मिलीग्राम दी गई थी ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, यानी जितना 1 मिलीग्राम था उतना तक प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब और अधिक प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की और मात्रा चाहिए, तो चूंकि सिर्फ 1 ही मिलीग्राम दिया गया है, तो इस कारण से यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कौन कार्य करता है? लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कौन काम कर रहा है? CO2 काम कर रहा है। ध्यान से समझिएगा कि जब हम जानते हैं कि 1 यूनिट प्रकाश में 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण हो सकता है, हमने सिर्फ 1 मिलीग्राम दिया, तो जितना हो सका उतना प्रकाश संश्लेषण हुआ जितना कार्बन था। अब इसके आगे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है। लिमिटिंग फैक्टर मतलब सीमाकारी कारक। तो सीमाकारी कारक के रूप में कौन कार्य कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करानी है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और देना होगा, तो फिर इन्होंने क्या किया? 2 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और कर दिया, यानी 1 मिलीग्राम और बढ़ा दिया। तो इससे प्रकाश संश्लेषण और बढ़ा जब तक कि 2 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ना हो गया। अब फिर इसके आगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सीमाकारी कारक का नियम कार्य कर रहा है, सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर CO2 कम हो गया, 2 मिलीग्राम तक प्रकाश संश्लेषण हो गया। अब इसके आगे अगर प्रकाश संश्लेषण चाहिए तो और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर उन्होंने 1 मिलीग्राम और बढ़ा दिया। तो फिर क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण और बढ़ा, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध था 3 मिलीग्राम तक। अब इसके आगे फिर प्रकाश संश्लेषण रुक गया। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया? 1 मिलीग्राम और कार्बन दिया, फिर प्रकाश संश्लेषण बढ़ा, लेकिन कहाँ तक? जब तक कि 4 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं हो गया। फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण रुक गया, तो फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के रोकने का जो कारक है वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर है ही नहीं। फिर उन्होंने 1 मिलीग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड दिया, तो कुल कितने हो गए? 5 मिलीग्राम हो गया। तो 5 मिलीग्राम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और अधिक हुई, यानी 5 मिलीग्राम तक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, फिर आगे रुक गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आगे रुक गई, सीज हो गई, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड अब और नहीं है, 5 ही मिलीग्राम है। तो ब्लैकमैन ने क्या किया? 1 मिलीग्राम और दिया, 6 मिलीग्राम दिया। अब 6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तब भी प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि 1 यूनिट प्रकाश दिया गया है ना। 1 यूनिट प्रकाश तो सिर्फ 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही यौगिकीकरण कर सकता है। तो अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण ना होने का कारण क्या था? प्रकाश की कमी। क्लियर हुआ? तो ये थोड़ा सा जब समझेंगे तो और आसान हो जाएगा। यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि ब्लैकमैन क्या कहना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किसी एक कारक पर डिपेंड नहीं करती। जिस कारक की उपलब्धता कम होगी, जिस कारक की उपलब्धता कम होगी, उसी कारक के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। यानी 1 यूनिट का प्रकाश सिर्फ 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का ही यौगिकीकरण कर सकता है, तो आप 5 मिलीग्राम से ज़्यादा दे दोगे तो अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाएगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अब 1 यूनिट से ज़्यादा प्रकाश मांग रही है, क्योंकि 1 यूनिट प्रकाश तो कर चुका अपना काम। तो यहाँ पर फिर से समझिएगा, लिमिटिंग फैक्टर आपको सीमाकारी कारक ढूंढना है। पहले आपने देखा कि जब पहले ब्लैकमैन ने 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया था तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ तक होकर रुक गया, फिर आगे नहीं बढ़ रहा था। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम थी।
तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के ना होने का कारण क्या था? CO2 की कमी। तो इन्होंने और बढ़ा दिया, यानी उस समय CO2 सीमाकारी कारक का कार्य करता था, 2 मिलीग्राम कर दिया तो चलो फिर प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ गई, फिर यहाँ रुक गया क्योंकि 2 मिलीग्राम तक ही प्रकाश संश्लेषण हुआ। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिर सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है, फिर इन्होंने 1 मिलीग्राम बढ़ाया, 3 मिलीग्राम तक प्रकाश संश्लेषण हुआ, फिर CO2 कम हो गया, यानी फिर CO2 सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है, फिर 1 मिलीग्राम और बढ़ाया तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, फिर यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण रुक गया क्योंकि फिर CO2 की कमी हो गई, यानी CO2 सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है, फिर यहाँ पर 1 मिलीग्राम बढ़ाया तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और बढ़ी, तो फिर यहाँ पर 5 मिलीग्राम तक होकर रुक गया, फिर इसके आगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है। अब इन्होंने 6 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया तो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं बढ़ी, क्योंकि अब यहाँ पर सीमाकारी कारक के रूप में प्रकाश कार्य कर रहा है। सीमाकारी कारक के रूप में कौन काम कर रहा है? प्रकाश काम कर रहा है, क्योंकि प्रकाश की कमी हो गई, क्योंकि एक यूनिट में 5 ही मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का यौगिकीकरण हो सकता था। अब अगर हम यहाँ पर एक यूनिट और बढ़ा दें, यानी 2 यूनिट का प्रकाश हो गया अब, तो अब यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण फिर से हो जाएगा, कहाँ तक? 6 मिलीग्राम तक, फिर 7 मिलीग्राम तक, फिर 10 मिलीग्राम तक बढ़ेगा। 10 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे दें तब तक प्रकाश संश्लेषण बढ़ता जाएगा, लेकिन फिर 10 से ज़्यादा हुआ तो फिर प्रकाश वहाँ पर सीमाकारी कारक का कार्य करता है। यही है ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक का नियम। ठीक, समझ में आया? सीमाकारी कारक का नियम क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसी एक कारक के कम होने पर कम हो जाती है। ठीक है, तो बस आप इतना पहले लिखेंगे हेडिंग डाल के, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसमें लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की दर को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनको समझने से पहले हमें ब्लैकमैन द्वारा प्रतिपादित सीमाकारी कारकों का नियम का अध्ययन करना होगा। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे सीमाकारी कारक का नियम यानी लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसमें लिखेंगे सन 1905 से पूर्व यह माना जाता था कि किसी एक कारक जैसे CO2 की जिस मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ हो जाती है उसे निम्नतम बिंदु, ठीक है, यहाँ पर फिगर में बना देता हूँ फिर से, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और ये होगा लिमिटिंग फैक्टर निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट, ये होगा इसका उच्चतम नहीं होगा, यह अनुकूलन बिंदु होगा, अनुकूलन बिंदु यानी ऑप्टिमम पॉइंट, और ये होगा इसका उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो आपने लिखा कि प्रकाश संश्लेषण किसी एक कारक जैसे CO2 की जिस मात्रा पर प्रारंभ होती है उस मात्रा को निम्नतम बिंदु यानी मिनिमम पॉइंट कहते हैं, तथा जिस मात्रा पर प्रकाश संश्लेषण उच्चतम होता है उसे अनुकूलन बिंदु यानी ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं, तथा वह मात्रा जिस पर प्रकाश संश्लेषण रुक जाती है उच्चतम बिंदु या मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। अब अगले लाइन से लिखेंगे कि लीबिक के निम्नतम नियम यानी लॉ ऑफ मिनिमम के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की दर किसी भी एक कारक की उपलब्धता कम हो जाने पर घट जाती है, इसे लीबिक का निम्नतम नियम कहा जाता है। ठीक है, ये फिगर आप पूरी तरीके से बना लेंगे। अब आप सीमाकारी कारक को पढ़ेंगे, लिखेंगे, अगले लाइन से लिखेंगे इस नियम को आधार बनाते हुए ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर CO2 की प्राप्ति तथा प्रकाश तीव्रता का अध्ययन किया तथा निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। अब अगले लाइन से लिखेंगे यह मानकर कि एक यूनिट प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मिलीग्राम
मात्रा का अपचयन हो सकता है। पौधों को 1 यूनिट प्रकाश में रखा गया। अब यदि 1 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को दी गई तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। इसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती। इसके पश्चात प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती क्योंकि CO2 पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अर्थात CO2 एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है। अब यदि 2 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दी गई तो प्रकाश संश्लेषण की दर थोड़ा और बढ़ता है, परंतु इसके पश्चात और अधिक नहीं होता क्योंकि पुनः कार्बन डाइऑक्साइड सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है। इसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 5 मिलीग्राम तक बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाती है, परंतु इसके पश्चात अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और बढ़ाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर और आगे नहीं बढ़ती क्योंकि अब प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है क्योंकि 1 यूनिट प्रकाश तो सिर्फ 5 मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर सकता है। इससे अधिक अगर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो फिर प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ानी पड़ेगी। अब यदि प्रकाश की तीव्रता 1 यूनिट से बढ़ाकर 2 यूनिट कर दें तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। आप लिखेंगे अब यदि 1 यूनिट प्रकाश की तीव्रता को 1 यूनिट से बढ़ाकर 2 यूनिट कर देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की दर उस कारक पर निर्भर करती है जिसकी उपलब्धता सबसे कम हो, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम मात्रा में उपस्थित होने वाले कारक पर निर्भर करती है। आगे लिखेंगे सबसे कम मात्रा वाले कारक को सीमाकारी कारक तथा इस सिद्धांत को ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत या नियम कहते हैं। अब देखेंगे हम प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों को। ठीक है, सीमाकारी कारक का नियम आपने पढ़ लिया, लिख भी लिया। अब आते हैं हम कुछ कारक को देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरा आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, बाह्य कारक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। बाह्य कारक में क्या क्या आते हैं? जो पौधे के बाहर हों, जैसे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड व जल, ये सभी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। अब आइए देखते हैं सबसे पहले हम प्रकाश को कि प्रकाश किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। तो प्रकाश में प्रकाश की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट तथा दीप्तिकाल प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। दीप्तिकाल मतलब ड्यूरेशन, कितने समय तक लाइट मिल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश की गुणवत्ता को। गुणवत्ता तो क्वालिटी ऑफ लाइट तो डिपेंड करेगा। प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश एकदम अर्ली मॉर्निंग में उठकर देखो तो क्या बहुत तेज़ लगता है? नहीं। सूर्य का प्रकाश सुबह के समय में उसकी तीव्रता उतनी अधिक नहीं होती। सुबह के समय में सूर्य प्रकाश की तीव्रता कम होती है और इस कारण उस समय प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया श्वसन दर के बराबर होती है। तो प्रकाश की तीव्रता सिर्फ सुबह के समय कम होती है और जिस कारण प्रकाश संश्लेषण की जो रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल होता है। जो कुल प्रकाश आता है, कुल प्रकाश मैक्स जो भी सूर्य से टोटल प्रकाश आता है उसके सिर्फ 10% भाग से ही प्रकाश संश्लेषण मैक्सिमम होता है। ठीक है, सर्वाधिक यानी उच्चतम, उच्चतम होता है, मैक्सिमम। पूछा जाए कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टोटल लाइट के कितने % भाग से हो सकता है,
तो सिर्फ 10% यानी 100% जो लाइट आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें से सिर्फ 10% प्रकाश का उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण का मैक्सिमम पहुंचाने में। और उसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की संतृप्ति यानी सैचुरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण कुल प्रकाश के 10% में ही हो जाता है। अब कोई ऐसा पौधा है जिसमें प्रकाश की तीव्रता लिमिटिंग फैक्टर यानी सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करे? जी हाँ, है। जो बहुत सघन जंगल में पाए जाते पौधे हैं, सघन या छायादार वाले जगह पर पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं, उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ पाता, जिसकी वजह से उनमें प्रकाश की किरण एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश की तीव्रता के बारे में। अब आता है दूसरा, दीप्तिकाल। तो दीप्तिकाल यानी कितने ड्यूरेशन तक प्रकाश पौधों को मिलना चाहिए। तो याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा 10 से 12 घंटे का प्रकाश पौधों के लिए अनुकूल होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो फिर प्रकाशीय क्रिया में बनने वाला कार्बोहाइड्रेट की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रकाश पौधों को लगभग 10 से 12 घंटे की आवश्यकता होती है। प्रकाश की गुणवत्ता को अगर देखें तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है, यानी 390 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक के प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस क्षेत्र में होती है? तो लाल क्षेत्र के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है, और ये फर्स्ट नंबर पे है। और सेकंड नंबर पर नीले क्षेत्र के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है। सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस किरण के क्षेत्र में होता है? तो हरे रंग में। हरे रंग के प्रकाश किरण में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, याद रखेंगे। तो ये हो गया प्रकाश कि प्रकाश किस तरह से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। तो प्रकाश की तीव्रता यानी मॉर्निंग के टाइम में जब लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है, और प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश सिर्फ और सिर्फ कुछ ही पौधों के लिए लिमिटिंग फैक्टर के रूप में कार्य करता है, जैसे छाया या सघन जंगल वाले पौधों में, जहाँ पर प्रकाश सीधे नहीं पहुँच पाता उन तक। दीप्तिकाल यानी पौधों को लगभग 10 से 12 घंटे का प्रकाश चाहिए होता है। अगर इससे अधिक है तो दिक्कत करेगा, और इससे कम है तो भी प्रभावित होता है। प्रकाश की गुणवत्ता अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण प्रकाश किरण 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक के प्रकाश किरणों में होता है। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस क्षेत्र के किरणों में होता है? ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल क्षेत्र के लाल क्षेत्र के प्रकाश किरणों में होता है। सेकंड नंबर में आता है नीला। हरे रंग में तो बिल्कुल भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ये मैंने शुरू में बताया था कि हरे रंग के प्रकाश किरणों को पत्तियां परावर्तित कर देती हैं। तो पहले आप इतना लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, और लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला वाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। लिखेंगे वाह्य कारक में प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल आते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे प्रकाश, और लिखेंगे प्रकाश की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तथा दीप्तिकाल यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करते हैं। इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे प्रकाश की तीव्रता। आप किसी को भी पहला हेडिंग डाल लीजिए। पहला हेडिंग डालिए प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें लिखेंगे प्रातःकाल में प्रकाश की तीव्रता बहुत कम होती है। इस समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के बराबर होती है। लिखेंगे प्रकाश संतृप्ति यानी सैचुरेशन पूर्ण प्रकाश के 10% भाग में हो जाता है। यानी संतृप्त यानी सैचुरेशन का मतलब होता है मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कितने % ऑफ लाइट में होता है? तो टोटल लाइट के 10% में हो जाता है। लिखेंगे अगले लाइन से छाया अथवा सघन जंगलों में उगने वाले पौधों को छोड़कर प्रकाश शायद ही किसी में सीमाकारी कारक के रूप में हो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रकाश की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइट, और इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य स्पेक्ट्रम विजिबल स्पेक्ट्रम ब्रैकेट में 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर ब्रैकेट क्लोज में होती है। लिखेंगे अधिकांश पौधे लाल क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण नीले क्षेत्र में होता है, तथा सबसे कम अर्थात ना के बराबर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरे रंग के तरंग दैर्ध्य वाले किरणों में होता है। नेक्स्ट हेडिंग
दीप्तिकाल या प्रकाश की अवधि, इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए 10 से 12 घंटे तक का प्रकाश आवश्यक होता है। इससे अधिक समय तक का प्रकाश का उपलब्ध होना अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बनने वाले कार्बोहाइड्रेट की दर को प्रभावित करता है। दूसरा आता है CO2। CO2 किस प्रकार से पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो CO2 की जो सांद्रता है वो वातावरण में 0.03% पाई जाती है। तो इस पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है और 0.03 से 0.05 तक के सांद्रता वाले कार्बन डाइऑक्साइड पर मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण 0.05% से अधिक अगर हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो उस पर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। अब C3 और C4 पौधे, दोनों के पौधे अलग अलग सांद्रताओं पर CO2 की अलग अलग सांद्रताओं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। लेकिन अगर निम्न प्रकाश तीव्रता है और कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता अधिक है तो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, कोई भी CO2 का यौगिकीकरण नहीं कर पाएगा सही से, क्योंकि अभी कौन सीमाकारी कारक का कार्य कर रहा है? प्रकाश की तीव्रता। और जब उच्च CO2 कॉन्सेंट्रेशन हो और प्रकाश तीव्रता भी अधिक हो तब C4 हो चाहे C3 पौधे सभी प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन कहाँ तक? 0.05 से अधिक नहीं। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन वातावरण में 0.05 से अधिक है तो ये पौधों के लिए क्षतिकारक होता है। अब CO2 की वह मात्रा जिस पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है, तो C4 पौधों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण 360 माइक्रोलीटर पर लीटर के CO2 कॉन्सेंट्रेशन पर सबसे ज़्यादा होता है। यानी CO2 की मात्रा कितनी चाहिए? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर C4 पौधों को चाहिए और इस पर प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश संतृप्त हो जाता है। सैचुरेशन, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया CO2 की इस मात्रा पर होती है C4 पौधों में। वहीं C3 पौधों को देखेंगे तो इसमें चाहिए 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, चाहे इसको ऐसे लिखिए और चाहे आप इसको लीटर पावर -1 लिखिए। यानी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा चाहिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CO2 की वह उच्च मात्रा जिस पर C4 पौधे में प्रकाश संश्लेषण उच्चतम हो, तो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड की वह मात्रा जिस पर C3 पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिकतम हो, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि C3 पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की उच्चतम मात्रा पर सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करती है, जो कि इतना वातावरण में भी अवेलेबल नहीं है। तो इसी कारण इनकी उत्पादकता कम होती है C4 पौधे के कंपेयर में। मैंने बताया ना, C4 पौधे में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। इसके कई कारण हैं। एक तो इनमें प्रकाश शोषण नहीं होता और दूसरा ये कम CO2 की मात्रा पर अपना प्रकाश संश्लेषण अधिकतम कर सकते हैं। लेकिन C3 पौधों को प्रकाश संश्लेषण की मात्रा सबसे अधिक करनी है तो उसको इतना मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की चाहिए, जो कि इतना वातावरण में भी अवेलेबल नहीं होता। यही कारण है कि जो ग्रीन हाउस वाली फसलें होती हैं, जिनको एक नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है, तो उनको, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, उनको क्या करते हैं? ऐसी स्थिति प्रदान करते हैं, ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अधिक से अधिक हो, जिससे उनमें उत्पादकता अधिक हो। ठीक है, बस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे CO2 और इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में CO2 एक प्रमुख सीमाकारी कारक है। लिखेंगे वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत कम है, ब्रैकेट में लिखेंगे 0.03 से 0.04% ब्रैकेट क्लोज। आगे लिखेंगे CO2 की सांद्रता में 0.05% तक की वृद्धि के कारण CO2 का यौगिकीकरण बढ़ सकता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा पौधे के लिए लंबे समय तक क्षतिकारक बन सकता है। C3 एवं C4 पौधे CO2 की भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर भिन्न भिन्न अनुक्रिया करते हैं। निम्न प्रकाश तीव्रता में C3 हो या चाहे C4 हो, निम्न प्रकाश तीव्रता पर कोई भी समूह C3 या C4 उच्च CO2 के प्रति अनुक्रिया नहीं करते हैं। उच्च CO2 सांद्रता यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तथा उच्च प्रकाश तीव्रता दोनों पर C3 व C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक हो जाती है। आगे लिखेंगे कि C4 पौधे लगभग 360 माइक्रोलीटर पर लीटर पर संतृप्त हो जाते हैं, परंतु C3 पौधे उच्च कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता पर अनुक्रिया करते हैं और वे 450 माइक्रोलीटर पर लीटर से
अधिक पर संतृप्तता दिखाते हैं। यहाँ पर संतृप्तता यानी संचुरेशन का मतलब है कि उच्च प्रकाश संश्लेषण की दर। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस CO2 की मात्रा पर होता है? C4 पौधों में 360 माइक्रोलीटर पर लीटर। C3 पौधों में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण CO2 की किस मात्रा पर होता है? 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पर। आगे लिखेंगे अतः उपलब्ध CO2 का स्तर C3 पौधों के लिए सीमाकारी कारक होता है। यानी इस जो वातावरण में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो C3 पौधों के लिए एक सीमाकारी कारक बना हुआ है। अब अगली लाइन से लिखेंगे कि C3 पौधे उच्चतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर अनुक्रिया करते हैं और उस समय प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन भी अधिक होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग ग्रीन हाउस फसलों के उत्पादन जैसे टमाटर व मिर्च के उत्पादन में किया जाता है। इन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में हो, जिससे इनमें पैदावार अधिक हो यानी उत्पादकता अधिक हो। अगला आता है ताप। वाय कारक में ताप हेडिंग डालेंगे टेम्परेचर। आपको पता है कि अधिक ताप पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। अधिक ताप पर कोई भी एंजाइम हो वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, चाहे रुबिस्को हो चाहे PEP कार्बोक्सिलेज हो, ये एंजाइम ही है। यानी प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के लिए एंजाइम आवश्यक होता है। और आपको पता है कि उच्च तापमान पर एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यानी C3 हो चाहे C4 पौधे हों, इन्हें एक ऐसा तापमान चाहिए जिस पर वे कार्य कर सके। अगर बहुत ज़्यादा तापमान मिलता है तो उनमें एंजाइम निष्क्रिय हो जाता है और अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रभावित होती है। C4 पौधे हैं तो C4 पौधे उच्च प्रकाश को सहन कर सकते हैं तो उनमें अलग मान होता है, और C3 पौधे हैं तो C3 पौधे में कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया एंजाइमों पर निर्भर होती है, इसलिए यह ताप द्वारा नियंत्रित होती है। लिखेंगे C4 पौधे उच्च ताप पर अनुक्रिया करते हैं तथा उनमें प्रकाश संश्लेषण की दर भी ऊंची होती है, जबकि C3 पौधों के लिए इष्टतम ताप कम होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जल। अब जल की किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है? तो जल सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को ही प्रभावित नहीं करता, पूरे पौधे को प्रभावित करता है। अगर जल की कमी हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है, रंध्र के छिद्र बंद हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा। ज़्यादा समय तक जल की कमी होगी तो पत्तियां भी मुरझा जाती हैं। तो जल की कमी सिर्फ प्रकाश संश्लेषण को ही प्रभावित नहीं करती बल्कि पूरे पौधे को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर जल की कमी होने पर रंध्र बंद हो जाते हैं, और रंध्र बंद हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी, यानी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। तो इसमें लिखेंगे कि जल की कमी का प्रभाव पूरे पौधे पर पड़ता है, सिर्फ प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर ही नहीं। जल की कमी होने पर रंध्र के छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे CO2 की उपलब्धता घट जाती है। इसके साथ ही जल की कमी होने पर पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिससे उनका क्षेत्रफल कम हो जाता है, और इसके साथ ही साथ अपचयी क्रियाएं भी कम हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है पत्ती की आंतरिक संरचना या आंतरिक कारक। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पत्ती की आंतरिक कारक। पत्ती की आंतरिक कारक नहीं कहेंगे, पौधे में आंतरिक कारक कहेंगे। हेडिंग डालेंगे पौधों में आंतरिक कारक यानी इंटरनल फैक्टर्स ऑफ प्लांट। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। तो पत्ती की आंतरिक संरचना किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है? तो पत्ती की आंतरिक संरचना को अगर आप देखें तो उसमें मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं, पर्णमध्योतक कोशिका पाई जाती है। तो पत्ती की आंतरिक संरचना में पर्णमध्योतक कोशिकाओं की संख्या, पर्णमध्योतक में उपस्थित पर्णहरिम की संख्या, हरित लवकों की संख्या, रंध्रों की संख्या, पत्ती पर उपस्थित रंध्रों की संख्या, रंध्रों के खुलने व बंद होने का समय, ये सभी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। यानी पत्ती की जो आंतरिक संरचना है उसमें जितने भी कारक हैं सब के सब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। उनमें कौन कौन है? पर्णमध्योतक कोशिका यानी मेसोफिल सेल, रंध्रों की संख्या, रंध्रों के खुलने व बंद होने का समय, पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवकों की संख्या, उनमें उपस्थित पर्णहरिम की संख्या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। इसमें लिखेंगे पत्ती के पर्णमध्योतक यानी मेसोफिल सेल में पर्णहरिम की संख्या, कॉमा उन पर पत्ती पर रंध्रों की संख्या तथा रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करती है। दूसरा हेडिंग डालेंगे पर्णहरिम।
इसमें लिखेंगे कि पत्ती में पर्णहरिम की संख्या का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जितना पर्णहरिम कम होगा उतना ही प्रकाश संश्लेषण कम होगा, और जितना पर्णहरिम ज़्यादा होगा प्रकाश संश्लेषण उतना ही अधिक होगा। तीसरा हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का जमाव। लिखेंगे यदि पत्ती में कार्बोहाइड्रेट का जमाव होता है तो इससे भी प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाती है। अब आता है नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का महत्व। यह आखिरी टॉपिक है। प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है? पहला तो ये कि भोजन सामग्री का उपलब्ध कराते हैं। पृथ्वी पर केवल हरे पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बाकी सारे जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधे पर ही निर्भर होते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें आप पहला लिखेंगे भोजन सामग्री का निर्माण। पृथ्वी पर सिर्फ पौधे ही हैं जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इनमें से कुल पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% प्रकाश संश्लेषण जलीय पौधों द्वारा होता है। जलीय पौधों, शैवालों द्वारा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करने वाले कौन हैं? तो जलीय पौधे हैं, शैवाल हैं, जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और उन्हीं से लगभग सभी जंतु भरण पोषण प्राप्त करते हैं। शैवाल हैं, शैवाल से उनमें समुद्री पौधे, समुद्री पौधों से मछलियाँ, मछलियों से मनुष्य से अन्य लोग, सभी लोग। तो सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पृथ्वी पर जलीय शैवालों द्वारा होती है। कुल प्रकाश संश्लेषण अगर पृथ्वी पर हो तो उसका 90% भाग जलीय पौधों में होता है, और उसमें भी 85% समुद्री पौधों द्वारा होता है, और 5% नदी, तालाब, झील आदि में उपस्थित पौधों द्वारा होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं जिससे सभी जीव जंतु अपना पोषण प्राप्त करते हैं। और लिखेंगे, हाँ मतलब अभी तो आप समझेंगे कि लगभग कुल प्रकाश संश्लेषण का, पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% प्रकाश संश्लेषण जलीय पौधों द्वारा होता है। इनमें भी 85% समुद्री जलीय पौधों द्वारा होता है, और रिमेनिंग 5% यानी 5% वो नदी, तालाब व झील में उपस्थित पौधों द्वारा होता है। तो इसमें लिखेंगे केवल हरे पौधे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर सकते हैं। लिखेंगे पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों द्वारा होता है। इसमें 85% भाग समुद्र में ब्रैकेट में शैवालों द्वारा ब्रैकेट क्लोज, तथा शेष 5% भाग नदी, तालाब व झील में उपस्थित पौधों द्वारा होता है। दूसरा महत्व क्या है? वायुमंडल शुद्धिकरण व नियंत्रण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वायुमंडल को शुद्ध भी करती है। कैसे? कोई भी जीव हैं पृथ्वी पर, वे श्वसन करते हैं, और श्वसन के दौरान कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य भी यही करता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी का जब जारण होता है, यानी इन सब का जब यूज़ होता है, जब तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आप एक एग्जांपल देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताए हैं, C6H12O6 हमारे शरीर में ऊर्जा का यही एक स्रोत होता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जब जारण होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी, और इसी एनर्जी का प्रयोग हम करते हैं। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के द्वारा वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं हो जाएगी वायुमंडल में। साथ ही साथ अगर आप देखें तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आदि जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं वे जब जलते हैं तो भी इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। पौधे क्या करते हैं? इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं भोजन बनाने में। तो एक तरह से देखा जाए तो पौधे भगवान ही हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम गंदगी फैला रहे हैं वायुमंडल में उसको भी शुद्ध कर रहे हैं। तो पौधे वायुमंडल को लगातार शुद्ध करते हैं।
जो कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य या सभी जंतु रिलीज करते हैं श्वसन के दौरान, वे जो जलनशील पदार्थ होते हैं उनके जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उन्हीं का प्रयोग पौधे करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और उसे कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं और इस तरह से वे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे हेडिंग डाल के वायुमंडलीय शुद्धिकरण व नियंत्रण लिखेंगे। सभी जीवधारियों में श्वसन क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है। इसके साथ ही साथ कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिल जाती है। यदि यह कार्बन डाइऑक्साइड वायु में एकत्र होती रहे तो सभी जंतुओं की मृत्यु हो सकती है, परंतु हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हरे पौधे वायुमंडल में ऑक्सीजन को भी निष्कर्षित करते रहते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धिकरण भी होती रहती है। अतः प्रकाश संश्लेषण लगातार वायु को शुद्ध करता रहता है। बस ये था आखिरी टॉपिक इस अध्याय का। प्रकाश श्वसन, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमाकारी कारक का नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए। अब जो भी अगला चैप्टर होगा वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।